नमस्कार दोस्तों, चैप्टर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 पे, औद्योगिक विकास। तो राजस्थान का जो औद्योगिक क्षेत्र है उस पर चर्चा करते हैं। तो जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका जीडीपी है हमारा वो 2.04 लाख करोड़ है स्थिर कीमतों पर, और जो प्रचलित कीमतों पर है वो है 3.58 लाख करोड़। आंकड़े हैं, ये याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। जीएसबीए जो है वो है 27.76% और प्रचलित कीमतों पर है 27.31%, और वृद्धि दे रखी है 6.32%, याद करना है। और अगला जो ग्रोथ रेट बता रखा है CAGR वृद्धि, ये 2011-12 से लेकर के 2022-23 के बीच का बता रखा है, तो ये है 3.71% स्थिर कीमतों पर है, और 9.1% जो है आपका हो जाएगा प्रचलित मूल्यों पर। अब जो उद्योग क्षेत्र है उसको 4 उप क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक तो विनिर्माण, दूसरा निर्माण, खनन और विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य। तो जो प्रचलित कीमतों पर सबसे ज्यादा हिस्सा है वो विनिर्माण क्षेत्र का है 41.26%, निर्माण क्षेत्र जो है 32.76%, खनन 12.60% और विद्युत, गैस, जलापूर्ति जो है वो 13.38%। सर्वाधिक वृद्धि जो है इसी में हुई है 9.16%। अगला देख लेते हैं, राज्य में उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु ये 33 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उपकेंद्र, तो 33 नहीं है, ये 36 है। इसको मुझे ये आंकड़ा गलत लग रहा है थोड़ा सा, आप एक बार चेक भी कर लेना। ये 36 जो है वो है जिला उद्योग केंद्र है और 8 उपकेंद्र है। आगे देखते हैं, औद्योगिक उत्पादक सूचकांक आता है, IIP बोलते हैं इसको। तो ये मासिक आधार पर जारी किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगर आंकड़े आएंगे तो ऊपर आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद अगर कॉन्सेप्चुअल आता है तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे IIP जो है ये मासिक आधार पर जारी होता है। आधार वर्ष क्या है हमारा 2011-12 है IIP का आधार वर्ष। कौन जारी करता है इसको? CSO जारी करता है। और 3 प्रमुख समूहों के आधार पर जो ये जारी किया जाता है, तो कौन कौन से है? एक तो विनिर्माण, एक खनन और एक विद्युत। निर्माण नहीं है, इसमें ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा जो भारांश है 77% है विनिर्माण का, खनन का इसमें 14% है और विद्युत का इसमें हो गया 8%। आगे बढ़ते हैं। और भारत में जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज है, आपको पता ही है, ये करोड़ नहीं है, ये कोर है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे कोर कर लेना इसको। और इनका जो कुल भारांश है वो 40.27% है। तो कोर इंडस्ट्रीज है, उसमें आपका एक तो रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, स्टील हो गया, फिर क्रूड ऑयल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक। तो सबसे कम जो है वो उर्वरक का वेटेज है, और जो सबसे ज्यादा है वो रिफाइनरी उत्पाद का है। बाकी आपको क्रम याद करना है इनका, तो RES ऐसे करके आप कुछ याद कर सकते हैं। मैंने तो RESC करके याद किया था, आप भी कुछ ना कुछ ट्रिक बना लीजिए। जैसे रिफाइनरी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, स्टील हो जाएगा और क्रूड ऑयल हो जाएगा। अगला है 2022-23 में सामान्य सूचकांक जो है 134.65, क्रमिक वृद्धि नहीं हुई है इसमें। कोई ना सामान्य सूचकांक नहीं पूछता है वैसे, लेकिन पूछा जाए तो 134.65 हो जाएगा। अगला हम लोग बात करते हैं MSME पे। MSME बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देख लीजिए आप, जो नई परिभाषा है हमारी ये आई है 1 जुलाई 2020 को। तो इसमें क्या है कि जो MSME है उसमें निवेश कितना होना चाहिए? 1 करोड़ का। मतलब अगर सूक्ष्म, लघु और मध्यम 3 भागों में बांटा जाता है इनको। तो जो सूक्ष्म उद्योग है उन अगर निवेश के आधार पर बात करें तो 1 करोड़ तक सूक्ष्म, 1 से 10 करोड़ तक आपका लघु माना जाएगा, और 10 करोड़ से 50 करोड़ तक आपका मध्यम उद्यम माना जाएगा। और टर्नओवर की अगर हम बात करते हैं तो 5 करोड़ तक आपका माना जाएगा सूक्ष्म, 5 से 50 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो उसको माना जाएगा लघु, और 50 से 250 करोड़ तक का अगर है तो वो माना जाएगा आपका मध्यम। MSME नीति कब आई थी? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि MSME नीति 17 सितंबर 2022 को आई थी, 17 सितंबर 2022। और महिला, SC ST निःशक्तजन उद्यमियों के लिए भी यहाँ पे विशेष प्रावधान है। अन्य प्रयास, इन पर बात कर लेते हैं हम लोग। तो MSME को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं? तो एक तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, उद्यम पंजीकरण पोर्टल। कब बनाया गया है? जुलाई 2020 में। जुलाई 2020 में
पंजीकरण पोर्टल बनाया है। फिर आती है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जो लघु उद्योग है उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना आई है, ये आई है 13 दिसंबर 2019 को। इसमें क्या है कि 10 करोड़ रुपए तक का जो ऋण है उसके लिए आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा, मतलब ब्याज पर कुछ अनुदान की व्यवस्था की गई है। जैसे 25 लाख तक अगर आप उद्योग के लिए ऋण लेते हैं तो आपको 8% ब्याज पर अनुदान मिलेगा। 5 करोड़ तक है तो 6%, और अगर 10 करोड़ है तो आपको 5% ब्याज अनुदान मिलेगा। तो ध्यान रखना, 25 पे 8% है, 5 पे 6% है और 10 पे 5% है। जैसे जैसे राशि बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्याज पर अनुदान घटता जाता है। तो शुरू कब हुई थी ये योजना? 13 दिसंबर 2019 को कई बार पूछा जाता है डेट, इसलिए याद रखना। अगली योजना है एमएसएमई में। एमएसएमई जो है फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिश एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019, ये 17 जुलाई 2019 को आया था। देखो फैसिलिटी, जो एमएसएमई से रिलेटेड फैसिलिटी वाला एक्ट है ये आया था जुलाई 2019 में, और जो लघु उद्योग प्रोत्साहन स्कीम थी वो 13 दिसंबर 2019 में, तो दोनों 19 में आए थे। तो इसमें क्या है, फैसिलिटी वाले में वेब पोर्टल बनाया जाएगा एक राज उद्योग मित्र नाम से, राज उद्योग नाम से वेब पोर्टल बनाया जाएगा, और इसमें डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट प्रस्तुत करने पर पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिससे आवेदकों को 3 साल तक राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी। पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है जिससे आवेदकों को 3 साल तक राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाएगी। अगला है एमएसएमई एक्ट 2006। इसमें जो शक्तियां है उसके तहत एमएसएमई उद्यमियों के विलंबित भुगतान के समाधान हेतु 10 परिषदें बनाई गई है। तो जो 10 परिषदें बनाई गई है उसमें 2 तो है राज्य स्तर पर और 8 है संभाग स्तर पर। तो आप याद रख सकते हैं इनको। तो आप कितनी स्कीम हो गई एमएसएमई से रिलेटेड? देखिए पहली तो हो गई कि जो एमएसएमई नीति है वो आई थी 2022 में। उसके बाद में एमएसएमई के लिए एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल हमने बनाया 2020 में, जुलाई 2020 में। फिर जो 13 दिसंबर 2019 था उसमें लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आई, उसमें हमने 25 पर 8% छूट दी, 5 करोड़ पर 6% छूट दी और 10 करोड़ पर 5% ब्याज की छूट दी। ठीक है, फिर अगला था हमारा एमएसएमई फैसिलिटेशन वाला। तो इसमें क्या किया हमने, एक वेब पोर्टल बनाया राज उद्योग मित्र, और पावती प्रमाण पत्र जारी किया जाता है इसमें, और आवेदकों को 3 साल तक राज्य के सभी कानूनों के तहत अनुमोदन और निरीक्षण से छूट दी जाती है। 3 साल तक आपको जो निरीक्षण से भी छूट दी जाएगी। और अगला हमारा जो था एमएसएमई एक्ट 2006 वाला, उसमें हमने क्या किया, 10 परिषदें बनाई जिसमें 2 राज्य स्तर पर थी और 8 जो है संभाग स्तर पर थी। अगला आता है निर्यात की बात कर लेते हैं हम लोग। जो निर्यात है 2021-22 में हमारा कुल निर्यात कितना था, 72,000 करोड़ रुपए था। और इसमें भी जो शीर्ष 5 वस्तुएं हैं निर्यात जो किया एमएसएमई के थ्रू, उसमें जो शीर्ष 5 वस्तुएं थी उसमें आता है हमारा इंजीनियरिंग वस्तुएं, फिर कपड़ा, फिर धातुएं, फिर हस्तकला और रासायनिक एवं संबंधित चीजें। तो आपको ये याद रखना है, आप कोई भी इसकी ट्रिक बना सकते हैं। तो जैसे कुछ भी बना लो, यहां बना लो आप एक हरा, मतलब कुछ भी जो आपको ठीक लगे। एक दहारा मतलब इंजीनियरिंग वस्तुएं हो जाएगी, कपड़ा हो जाएगा, धातुएं हो जाएगी, हस्तशिल्प हो जाएगा और रासायनिक चीजें हो जाएगी। तो शीर्ष 5 भी क्रम कई बार पूछा जाता है कि हाल ही में जो एमएसएमई सेक्टर उसके द्वारा निर्यात के क्षेत्र में कौन सी वस्तुएं शीर्ष पर रही है। तो 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको करना पड़ेगा। तो कोई भी आप ट्रिक बना लो अपने हिसाब से। इन 5 वस्तुओं का योगदान कितना है, 60% है। अगला है मिशन निर्यातक बनो। अन्य जो प्रयास किए जा रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो अगला है मिशन निर्यातक बनो। इसमें है कि तो मिशन निर्यातक बनो जो है, इसमें इसका जो प्रारंभ हुआ था वो 29 जुलाई 2021 से हुआ था। ठीक है, तो डेट ध्यान रखनी है। मिशन निर्यातक बनो कब चला था, 29 जुलाई 2021। और कौन चला रहा है इसको, तो एक तो रिक्को है और दूसरा हमारा राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग है, उद्योग विभाग। इसका टारगेट क्या है कि 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का हमारा लक्ष्य है। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है कि 22,731 नए निर्यातक बनाने का लक्ष्य है हमारा। आगे देखिए, और इसमें एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। वो किस चीज के लिए है, जो निर्यात संबंधी प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण है उनके लिए। और इसका 2 चरणों में है ये। पहला 29 जुलाई 2021 को और अगला 5 दिसंबर 2022 को दूसरा चरण चलाया जाएगा।
और दूसरा चरण कौन चलाएगा? तो दूसरे चरण में है राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद चलाएगी इसको। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 नवंबर 2019 को हुई थी, ये भी ध्यान रखना। REPC की स्थापना कब हुई थी? 8 नवंबर 2019 को, तो ध्यान रखना है। अगला है राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना। राज्य स्तर पर एक निर्यात पुरस्कार योजना चलाई जा रही है, 2019 से ये चलाई जा रही है। और इसमें क्या है, जो 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार और लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड, 15 श्रेणियों में 32 पुरस्कार दिए जाएंगे और लाइफ टाइम एक्सपर्ट रत्न अवार्ड भी दिया जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए MSME दिवस कब होता है, तो ये होता है 17 सितंबर को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसके बारे में हम लोग ऊपर बात कर चुके हैं। ये मिशन निर्यातक बनों में भी चलाया जा रहा है और ये एक और मिशन है जो 2000 एक और कार्यक्रम है जो 2012 से चलाया जा रहा है और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु REPC की स्थापना की गई है। इसके लिए REPC की स्थापना कब की गई है, हम लोग अभी बात करके आए थे 8 नवंबर 2019 को, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार और मेलों में भाग करके क्या करेंगे, MSME के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने के लिए हम कई बार मेलों में जाते हैं, वहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। आपको पता है ये मेले बहुत बड़ा रोल निभाते हैं ऐसी वस्तुओं के व्यापार में। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012-13 में। कार्यान्वयन कौन कर रहा है? REPC कर रहा है। और इसको जो है अभी मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। और भूमि अगर किराए का है तो 50% का और अधिकतम 1 लाख रुपए तक का पुनर्भरण की भी इसमें व्यवस्था की गई है। और विदेशों में प्रतिनिधि मंडल को 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है कि अगर विदेशों में अगर जाएगा तो आपको इतनी हेल्प दी जाएगी। MSME निवेशकों हेतु 36 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उपकेंद्रों पर MSME निवेशक सुविधा केंद्र की स्थापना। देखो 36 जिला उद्योग केंद्र है और 8 उपकेंद्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर MSME निवेशक सुविधा केंद्र की स्थापना भी की गई है। अगला है एक जिला एक उत्पाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो देखिए, प्रत्येक जिले में निर्यात क्षमता वाले उत्पाद और सेवाओं की पहचान करना एवं उन्हें बढ़ावा देना। सभी जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कुछ समितियों का गठन किया जाएगा। जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियां है ये, तो इनका गठन किया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि एक जिला एक उत्पाद जो योजना है उसमें जो जिला स्तरीय निर्यात प्रोत्साहन समितियां बनाई जाएगी उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो आप जिला कलेक्टर इसमें आंसर लगा सकते हैं। फिर आता है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चिन्हित जिलेवार उत्पाद। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ये आप खुद से पढ़ लेना इसको, क्योंकि मैं यहाँ पे करवाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको यहाँ पे रोक करके वीडियो को इनको याद कर सकते हैं। तो आप एक बार अगर इनको गो थ्रू कर लेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे। तो कौन से जिले में कौन सी चीज़ ज़्यादा है आपको पता होना चाहिए। अजमेर में ग्रेनाइट हो जाएगा, अलवर में ऑटोमोबाइल पार्ट्स हो जाएंगे, बांसवाड़ा में सिंथेटिक यार्न हो जाएगा, बारां में सोयाबीन हो जाएगा, बाड़मेर में इसबगोल। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, इस वीडियो को रोक करके यहाँ पर आराम से हो जाएगा। आप एक काम और कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आप आगे भी इनको याद कर सकते हैं। तो एक बार पॉज करके वीडियो जरूर देख लेगा। आगे देखते हैं, हम उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बात कर लेते हैं। तो उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विवाद एवं निवारण तंत्र के रूप में समिति का गठन किया गया। तो आप देखिए, उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए एक तो जिला स्तर पर तो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, और राज्य स्तर पर जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसकी अध्यक्षता में एक विवाद एवं निवारण तंत्र के रूप में एक समिति का गठन किया गया है, जो इससे रिलेटेड कोई भी समस्या आती है तो उनका निवारण करता है। ठीक है, अब देखिए, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की तरफ से और जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना आई है। ये 17 दिसंबर 2019 से चलाई जा रही है और इसको प्रभावी बनाने के लिए
7 अक्टूबर 2022 को इसको दोबारा से प्रारंभ किया गया है। राजस्थान निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए 7 अक्टूबर 2022 से इसको दोबारा प्रारंभ किया गया है। हालांकि 17 दिसंबर 2019 को ये चालू हो गई थी। और तो इसके उद्देश्य क्या है आपको बता देते हैं। जो निवेश प्रोत्साहन योजना है इसमें देखो कौन कौन सी बातें ध्यान रखने वाली है कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का 15% की वार्षिक दर से विकास करना है। इंपॉर्टेंट योजना है, आपको ध्यान रखनी है। 17 दिसंबर 2019 से शुरू हुई, दोबारा इसको शुरू किया गया है 7 अक्टूबर 2022 से। तो 15% की वार्षिक दर से हमें क्या करना है, विकास करना है। 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार। तो कब तक, 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन करना है। संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास की ये बात करता है। और हरित, हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण आदि को प्रोत्साहन देना है। पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को भी प्रोत्साहित करना है। तो आपको इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो 15% की वार्षिक वृद्धि दर से हमें विकास करना है। एक 2027 तक 10 लाख रोजगार देने हैं। और तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी प्रोत्साहित करेगा। और पर्यावरण संरक्षण में ही आप हरित, हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा, चिकित्सा उपकरण, संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास, इन सबको समाहित कर सकते हैं वैसे अगर ब्रॉड लेवल पे सोचा जाए तो। अगला देखिए, इसमें कुछ प्रावधान है। ये तो टारगेट है हमारा जो सेट किया है निवेश प्रोत्साहन योजना में। और जो प्रावधान है इसके अंदर वो ये है कि 50 करोड़ से अधिक निवेश पर आपको प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। कि अगर 50 करोड़ से अधिक आप निवेश करते हैं तो आपको प्रोत्साहन पैकेज मिलेगा। और प्राथमिक 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाइज्ड परिलाभ की व्यवस्था है इसमें। और ब्याज अनुदान आपको दिया जाएगा। और छूट जो है भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 7 साल तक तो आपको 100% छूट दी जाएगी। स्टाम्प ड्यूटी में 75 से आपको 25% राशि का पुनर्भरण। और रूपांतरण शुल्क में 7% छूट है। और 7 वर्षों तक SGST का 75% पुनर्भरण। तो ये इसके प्रावधान हो जाते हैं। तो आप, मुझे लगता है टारगेट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो वृद्धि का टारगेट है वो कितना है, 15% है। 2027 तक रोजगार कितने चाहिए, 10 लाख। पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था है। और प्रावधान जो है उसमें यह है कि 50 करोड़ से अधिक का निवेश प्रोत्साहन पैकेज है। 8 श्रेणियों के लिए कस्टमाइज्ड परिलाभ है। ब्याज अनुदान इसमें देने का की व्यवस्था है। और भूमि कर में 7% तक छूट है आपको। और अगर जो रूपांतरण शुल्क है वो उसमें भी छूट दी गई है आपको 100%। स्टाम्प ड्यूटी के मामले में आपको 75% और 25% राशि का पुनर्भरण की व्यवस्था है। और 7 वर्षों तक SGST का 75% पुनर्भरण है। ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। तो लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना जो है 11 अक्टूबर 2022 से शुरू हुई है। और इसमें कौन आवेदक हो सकते हैं, तो आप कर सकते हैं कि 18 से 45 वर्ष तक के लोग इसमें आवेदक हो सकते हैं। और 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर आपको 10% या 60,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो ये क्यों है, ताकि जो लघु वाणिज्यिक वाहन है उनको उनके बनाने को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए 11 अक्टूबर 2022 से, तो आप इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए 11 डेट हो गई, 11 दूना 22, तो 2022 वाला हो गया। अक्टूबर आपको याद रखना है। तो 11 अक्टूबर 2022 को से ये योजना स्टार्ट हुई है। 18 से 45 वर्ष तक के आवेदकों के लिए है। और 15 लाख तक के वाणिज्यिक वाहन की अगर आप खरीद करते हैं तो आपको 10% अथवा 60% का आपको अनुदान दिया जाएगा। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। तो इसमें क्या है कि गैर कृषि क्षेत्र के विकास में जो ST/SC है उसकी भागीदारी को बढ़ाना है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो। और कब शुरू हुई है ये, 8 सितंबर 2022 को ये शुरू हुई है। तो 8 सितंबर 2022 को ये योजना शुरू हुई है। तो सितंबर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 8/9/2022 को भीमराव अंबेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर आप 25 लाख रुपए ऋण से ज्यादा का ऋण लेते हैं तो आपको 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 25 लाख से 5 करोड़ तक का है तो आपको 7% ब्याज अनुदान। और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक पर आपको 6% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अनुदान राशि की जो लागत होगी वो 25% या 25 लाख, 25% होगी। या तो आपने जितना जो ऋण लिया है उसकी 25% या फिर 25 लाख रुपए। तो याद रखना है इसमें, क्योंकि मैं इसलिए आपको आंकड़े ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि राजस्थान की जो एग्जाम है अगर आप उसका
पैटर्न देखते हैं तो वहां पे सीधे सीधे संख्या में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये योजना कब शुरू हुई है, तो 8 सितंबर 2022 को। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर 25 लाख रुपए से अधिक का ऋण है तो ब्याज अनुदान कितना मिलेगा, 9%, 25 से 5 करोड़ तक का है आपका तो आपको 7% ब्याज अनुदान, और 5 करोड़ से 10 करोड़ जा रहा है तो 6% ब्याज अनुदान। तो जैसे ही राशि बढ़ती जाती है ब्याज अनुदान घटता जाता है। और अनुदान राशि जो है कितना दी जाएगी, आपकी जो लागत है उसका या तो 25% या फिर आपको 25 लाख रुपए। और इसका टारगेट जो 1000 लाभार्थियों को लाभ का लक्ष्य प्रदान करना है, ठीक है, मतलब लाभ प्रदान करना है, ये टारगेट है इसका। अगला है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति। तो राजस्थान में औद्योगिक नीति कब कब आई है आपको पता होना चाहिए। पहली जो आई थी वो 1978 में आई थी, 24 जून 1978। दूसरी 1990 में आई थी, फिर 94 में आई थी, फिर 98 में आई थी, फिर 2010 में, फिर 15 में, और फिर 7वीं जो औद्योगिक विकास नीति आई है वो 2019 में आई है और वही चल रही है। आप देखिए शुरू में आई थी आपकी 12 साल बाद, फिर आपकी 4 साल बाद, फिर अगली भी 4 साल बाद, फिर से आपकी 12 साल बाद, फिर आपकी 5 साल बाद, फिर 4 साल बाद। तो ध्यान रखना है आपको 78, 90, 94, 98, 10, 15 और 19। अब देखिए उद्देश्य क्या है जो औद्योगिक नीति आई है उसमें। एक तो यह है कि आपका कॉर्पोरेटिव सामाजिक दायित्व जो है इसको बढ़ाना है। तो क्या होता है आप जान लीजिए एक बार कि अगर कोई भी कंपनी है वो उसकी जो टोटल संपत्ति है वो अगर 500 करोड़ या उससे अधिक है, या फिर उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अधिक है, या उसका जो शुद्ध लाभ है वो 5 करोड़ रुपए या अधिक है, तो उसको अपने पिछले 3 वर्षों के जो शुद्ध लाभ होता है उसका औसत का 2% अनुसूची 7 में वर्णित गतिविधियों पर व्यय किए जाने का प्रावधान है। तो आपको पता है कि अगर 500 करोड़ की आपकी संपत्ति है, 1000 करोड़ का आपका टर्नओवर है, 5 करोड़ या उससे अधिक का आपका लाभ है, तो फिर आपको अपने 3 वर्ष का जो लाभांश है उसका 2% आपको सीएसआर में देना पड़ेगा। और सीएसआर प्राधिकरण भी बनाया गया है 5 नवंबर 2019 को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 5 नवंबर 2019 को सीएसआर प्राधिकरण भी बनाया गया है। और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व कंपनी एक्ट 2013 की धारा 135 में इसका वर्णन है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135, ठीक है। अब आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण संस्थान जो हमारे यहाँ पर उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें है निवेश संवर्धन ब्यूरो, BIP। तो BIP की स्थापना आपको पता है 1991 में हुई थी, नहीं पता है तो याद कर लीजिए। बड़े निवेश प्रस्ताव जो होते हैं उनकी सुविधा के लिए इसका गठन किया गया था। और 10 करोड़ से अधिक वाले प्रस्तावों हेतु स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की व्यवस्था की गई है। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, और जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, ये कई बार पूछा जाता है कि स्टेट एम्पावर्ड कमेटी जो है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ध्यान रखना स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, इसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य सचिव। और 10 करोड़ से अधिक के जो प्रस्ताव है वहां पर इसका गठन किया जाता है। तो देखिए इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम चलाया गया है। इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम तो ये 4 जगहों पे हुआ है। पहला जो है आप ऐसे ही ध्यान रख लीजिए कि अलवर में हुआ था, वडोदरा एवं अहमदाबाद में हुआ था, दिल्ली में हुआ था और जयपुर में हुआ था। तो जयपुर में हुआ था 17 सितंबर को, अगस्त में दिल्ली में, और उसके पहले जून में जो हुआ था वो वडोदरा और अहमदाबाद में, और जो अप्रैल में हुआ था वो अलवर में। तो ध्यान रखना अप्रैल अलवर, वडोदरा और अहमदाबाद जून, दिल्ली में 24 अगस्त और जयपुर में 17 सितंबर को। डेट याद रखनी है, कई बार पूछा जाता है कि जो इन्वेस्ट कनेक्ट प्रोग्राम हुआ था वो दिल्ली में कब हुआ, जयपुर में कब हुआ, अलवर में कब हुआ, वडोदरा में, अहमदाबाद में कब हुआ। आरए से पूछता है इसलिए मैं आपको ये याद करवा रहा हूं। तो अलवर है, अलवर में हुआ था 7 अप्रैल 2022 को। वडोदरा एवं अहमदाबाद में जून में हुआ था। देखो एक महीने के गैप से हुए थे दिल्ली तक तो, और फिर यहाँ पे सितंबर में हो गया था। डेट आपको ध्यान रखनी है, 7 को है, फिर 9 को है, फिर 24 को है और फिर 17 को है। याद हो जाएगा।
फिर है इन्वेस्ट राजस्थान समिट, ये 7-8 अक्टूबर 2022 को JECC सीतापुरा जयपुर। तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया और भागीदार कौन था इसमें? अपना भारतीय उद्योग परिसंघ था और 6 गणमान्य व्यक्तियों को राजस्थान रत्न से इसमें सम्मानित किया गया था। तो इन्वेस्ट राजस्थान जो समिट था इसी में 6 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को? 6 व्यक्तियों को क्या दिया गया? राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया था। इन्वेस्ट राजस्थान समिट। अगला है आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस देखो आप 15 विभागों की 140 सेवाओं में है, लेकिन ये आंकड़ा मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा क्योंकि सेवाएं है ये घटती बढ़ती रहती है। एक बार पूछा भी गया है पहले, लेकिन इस बार देखते हैं, मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा वैसे पर्सनली। बाकी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि 15 विभाग है, उनकी जो 140 सेवा है वहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस की सुविधा भी है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली, इसी के तहत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। इनकी स्थापना में क्या किया गया है? वन स्टॉप शॉप प्रणाली। ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की स्थापना की गई है इसमें, ठीक है। अगला आता है आपका रिक्को। रिक्को के बारे में जान लेते हैं। रिक्को जो है राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्था है। स्थापना रिक्को की कब हुई थी? 1980 में। तो आप ध्यान रखना, देखिए मैं जैसे याद करता हूँ रिक्को में लास्ट में 0 आ रहा है तो मैं 0 से 0 यहाँ 1980 के बाद में भी 0 आ रहा है तो ऐसे करके कुछ याद कर लेता हूँ। तो आप लोग इसको याद रखना, 1980 डेट पूछी जाती है कि रिक्को की स्थापना कब हुई थी। और ये क्या करता है? ये ऋण सुविधा देता है और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। तो रिक्को द्वारा जो विकसित किए गए हैं कुछ चीजें वो आपको बता देता हूँ। एग्रो फूड पार्क्स बनाए हैं रिक्को के द्वारा, तो इसमें 3 है, एक 3 नहीं 4 है। तो एक तो बोरानाड़ा जोधपुर हो गया आपका, कोटा हो गया, अलवर हो गया और श्रीगंगानगर हो गया। तो आपको ध्यान रखना है एग्रो फूड पार्क्स कहाँ कहाँ है। 4 मैन है रिक्को के द्वारा जो बनाए गए हैं। एक तो बोरानाड़ा जयपुर हो गया, कोटा हो गया, अलवर हो गया और श्रीगंगानगर हो गया। तो देखो ऊपर ऊपर आपका गंगानगर हो गया। इधर पश्चिम की अगर बात करें तो जोधपुर वाला एरिया आ जाएगा। आप बात करते हैं इधर ही तो अलवर हो गया और नीचे कोटा हो गया। तो ध्यान रखना है आपको। अगला है तिवरी जोधपुर में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। तो तिवरी एक जगह है जोधपुर में, यहाँ पे क्या बनाया है? एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग एरिया है, ये बनाया है तिवरी जोधपुर में। और जापानी क्षेत्र है वो एक तो नीमराणा अलवर में है, इसके अतिरिक्त गिलोट में भी औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है रिक्को द्वारा विकसित जो चीजें हैं। एक तो एग्रो फूड पार्क्स हो गए, 4 है, ध्यान रखना है कौन कौन से हो गए। बोरानाड़ा जोधपुर हो गया, कोटा में हो गया, अलवर में हो गया और श्रीगंगानगर में हो गया। तिवरी जोधपुर में आपका कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया गया है। जापानी क्षेत्र है, जापानी जोन है, नीमराणा अलवर में है और इसके अतिरिक्त गिलोट औद्योगिक क्षेत्र भी है। फिर हम लोग बात करते हैं सेज की। तो सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा जयपुर में है, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जो है ये जयपुर में है। तो 2 है, जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी ये भी जयपुर में, दोनों जयपुर में है जो सेज है। रिक्को के द्वारा जो बनाया गया है उनकी स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ। अगला है इंडिया स्टोन मार्ट। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ये भी सीतापुरा जयपुर में हुआ है। और साथ ही जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, ये भी कहाँ पे किया गया है? जयपुर में ही, जयपुर आर्किटेक्चरल फेस्टिवल। फिर हम लोग बात करते हैं राजसिको के ऊपर। राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। तो राजसिको की स्थापना कब हुई थी? तो राजसिको की स्थापना जून 1961। डेट पूछी जाती है, याद रखनी है, मैं बता रहा हूं, बार बार कह भी रहा हूं। आपको रिको की डेट याद रखनी है, कब बना था 1980 में, राजसिको कब बना था 1961 में। तो ध्यान रखना है। अगला है ये क्या करता है? ये जो लघु उद्योग है उनको ऋण और विपणन की सुविधाएं प्रदान करेगा। अब इसके द्वारा जो चीजें स्थापित की गई है उसके बारे में बात करते हैं। इसने जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा में क्या करा है? शुष्क बंदरगाह बनाए हैं। तो शुष्क बंदरगाह कहाँ पे? 3 जगह पे। कौन कौन सी जगह? जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा। शुष्क बंदरगाह बनाए हैं कहाँ कहाँ? जयपुर में, जोधपुर में और भीलवाड़ा में। और राजस्थली बनाई है इसने कहाँ कहाँ पर? 4 जगह है। जयपुर हो गया, उदयपुर हो गया, दिल्ली हो गया और कोलकाता हो गया।
तो ये ध्यान रखना है आपको, जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, कोलकाता में राजस्थली बनाई है। देखो पूछा जा सकता है कि राजसिकों ने राजस्थली कहाँ कहाँ पर बनाई है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, एक मिस कर दिया जाता है इनमें से, तो आपको ध्यान रखना है। शुष्क बंदरगाह भी ध्यान रखना है, राजस्थली भी ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कई बार। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर है, तो सांगानेर में, सांगानेर जयपुर में है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर है, सांगानेर जयपुर में, एयर कार्गो। विश्वकर्मा एमएसएमई टावर कहां पर है, जयपुर में है, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर। 2022-23 का जो बजट था उसमें स्थापित किया गया था, विश्वकर्मा एमएसएमई टावर जयपुर में है, ठीक है। बजट पे थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा की गई है कि 2023-24 का जो बजट आया था उसमें उदयपुर में एयर कार्गो, तो उदयपुर जो है वहां पर एयर कार्गो स्थापित किया गया है उदयपुर में। और बीकानेर, पचपदरा, बाड़मेर में शुष्क बंदरगाह एक और बना दिया गया है। देखो शुष्क बंदरगाह पचपदरा, बाड़मेर में शुष्क बंदरगाह पहले हम कहां पर, जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा की बात कर रहे थे, अभी ये कह रहे हैं कि पचपदरा जो बीकानेर में है, सॉरी पचपदरा उदयपुर में एयर कार्गो, फिर बीकानेर, पचपदरा, बाड़मेर में शुष्क बंदरगाह। चलो इसको भी आप छोड़ दो, इसको देखा जाएगा, बजट जब पढ़ेंगे तब आपको इस पे विस्तार से चर्चा कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी, तो ये भी पूछा जाता है। देखो जो संस्थाएं हैं उनकी आप स्थापना की डेट तो ध्यान नहीं रखना, हम पहले बता चुके हैं आपको कि जो रिक्को है वो 1980 में बना था, राजसिको है वो आपका जून 1961 में बना था, और जो ये राजस्थान वित्त निगम है ये आपका 1955 में बना है। राजस्थान वित्त निगम कब बना, 1955 में। क्या करता है, 20 करोड़ रुपए तक का ऋण जो है वो उपलब्ध करवाता है, 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाता है उद्योगों के विकास के लिए। और एक योजना है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, जो इसके द्वारा चलाई जा रही है, 2013-14 से प्रारंभ हुई है ये, और इसमें 45 वर्ष तक के युवाओं को लाभ दिया जाता है। 2013-14 में 45 वर्ष तक के युवाओं को लाभ, और 1.5 करोड़ रुपए तक की ऋण सीमा पर 6% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। इसमें अगर आप 1.5 करोड़ तक का ऋण लेते हैं तो आपको 6% तक ब्याज अनुदान मिलेगा। फिर आता है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एक बार, मेंस में भी आया है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर। तो कितना है ये, 1504 किलोमीटर है। कहां से कहां तक है, दादरी से JLN पोर्ट मुंबई, दादरी यूपी से लेकर के JLN पोर्ट मुंबई तक का ये। और राजस्थान के कितने हिस्से से ये गुजरता है, तो मैं आपको बता दूं 38% हिस्से से राजस्थान के ये गुजरता है, जिसमें 6 तो राज्य है और यूटी भी आती है। और जापान की सहायता से ये चलाया जा रहा है। कई बार पूछा जाता है कि किसकी सहायता से, जापान की सहायता से, और निमराना, और इधर आप अजमेर और किशनगढ़ ऐसे इसको याद कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र में आपका आ जाएगा जोधपुर, पाली, मारवाड़, जयपुर, दौसा औद्योगिक क्षेत्र, और राजसमंद, भीलवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र। तो ये जोधपुर, पाली, मारवाड़ जो है ये रिक्को की जिम्मेदारी है, और 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में भी इसको अधिसूचित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक रिडगो की स्थापना की गई है 15 मार्च 2022 को। 15 मार्च 2022 को रिडगो बनाया गया है। और ये रिडगो क्या है, रिडगो की फुल फॉर्म होती है राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो ये एक स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी है। तो पूछा जा सकता है रिडगो कब बनाया गया, 15 मार्च 2022 को। और राज्य में DMIC क्षेत्र में राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम भी 2016 को अधिसूचित किया गया, 26 अप्रैल 2016 को। अगला है अलवर जिला जो है, वहां पे विशेष निवेश क्षेत्र भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से घोषित किया गया। अलवर जिला है, वहां पे विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है। क्या नाम है उसका, भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप के नाम से घोषित किया गया है। तथा एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। जैसे ये हो गया आपका भिवाड़ी एकीकृत विकास प्राधिकरण, इसका भी गठन किया गया है। तो कर दोगे आप इसको आराम से। फिर आते हैं हम लोग खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड के ऊपर। मेंस के पाठ्यक्रम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है ये, लेकिन प्रीलिम्स में भी देख लीजिए आप। 3 प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं इसके लिए, पुष्कर में अजमेर, मानसरोवर में जयपुर और माउंट आबू सिरोही।
फिर आता है प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो ये जो कार्यक्रम है ये भारत सरकार के अंतर्गत जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। अगला आता है कि ये 2022-23 की जो घोषणा हुई है उसके अनुसार क्या है कि बुनकर जो है उनके लिए कोटा, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किए जाने हैं। अब कुछ बजट की बातें दी गई है यहाँ पे 2023 वाले की, तो बजट की बातें आप ध्यान रखिए। बजट में क्या है कि एक तो जो राजस्थान फाउंडेशन है इसके तत्वाधान में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित करना प्रस्तावित है इसमें। और राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास योजना है, इसके तहत 200 एवं टोक में चमड़े के उत्पाद, बीकानेर और चूरू में जो है आपके बंदरेज के क्लस्टर्स, बाड़मेर में कसीदाकारी, ब्लू पोट्री आपका जयपुर हो जाएगा, अलवर एवं पुष्कर में ग्रामीण होट की स्थापना, और खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना में बुनकरों को प्रोत्साहन राशि को दुगना किया जाएगा। तो ये कुछ बजट की बातें हैं, बजट पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको बता दी जाएगी, और यहाँ से भी आप एक बार पॉज करके इस वीडियो को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं इन चीजों को। अब आते हैं हम राजस्थान में खनन क्षेत्र। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है कि राजस्थान में जो खनिजों के भंडार है वो कितने प्रकार के दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। तो आप देख लीजिए 81 प्रकार के हमारे यहाँ पे खनिजों के भंडार है, और उसमें 58 जो खनिज है उनका 58 खनिजों का खनन हो रहा है। भंडार कितने हैं? 81 खनिजों का, और खनन कितनों का हो रहा है? 58 का। अब देखिए कुछ खनिज तो ऐसे हैं जिनमें हमारा जो एकमात्र राजस्थान में ही उत्पादित किए जाते हैं। तो इसमें हो गया सीसा, जस्ता, सेलेनाइट और वोलेस्टोनाइट। तो आप इसको कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं या डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। और अगला हो गया लगभग पूरा उत्पादन जिनका राजस्थान में होता है, उसमें 3 आते हैं, चांदी, कैल्शियम और जिप्सम। तो प्रमुख उत्पादक जो है उसमें आपका देखो फायर प्ले हो गया, फेल्सपार हो गया और फास्फोराइट हो गया, बोल क्ले हो गया, ओकर गेरू हो गया और स्टेटाटाइट हो गया। तो ये आपके प्रमुख उत्पादक है। सीमेंट ग्रेड एवं स्टील ग्रेड लाइमस्टोन में अग्रणी राज्य है, लाइमस्टोन में अग्रणी राज्य है, राज्य हमारा अग्रणी है। अगला आता है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड। तो जो खान एवं खनिज लिमिटेड है इसकी स्थापना कंपनी एक्ट है 1956 का, उसके तहत की गई थी। कब? 30 अक्टूबर 1974 को। उद्देश्य क्या है इसका? वैज्ञानिक अन्वेषण एवं उत्खनन। और ये जो कंपनी है इसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट भी कहते हैं, प्रॉफिट सेंटर, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर भी कहा जाता है। तो देखिए आप 4 भाग कौन कौन से है कंपनी की जो मुख्य गतिविधियां है उसके। एक तो रॉक फॉस्फेट हो गया, आपका झामरकोटड़ा में है। झामरकोटड़ा कहाँ है? आप सबको पता है, उदयपुर में हो गया। जिप्सम आपका बीकानेर हो जाएगा, लिग्नाइट आपका जोधपुर हो जाएगा, और लाइमस्टोन आपका जयपुर हो जाएगा। आप एक बार इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए ये चीजें याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड कब बना? अक्टूबर 1974 में, और 4 भागों में इसको बांटा गया है इसकी गतिविधियों के आधार पर। और ये जो है एसबीयू यूनिट कहा जाता है उनको। तो कहाँ कहाँ पर है ये? एक तो रॉक फॉस्फेट हो गया झामरकोटड़ा उदयपुर, जिप्सम हो गया बीकानेर, लिग्नाइट हो गया जोधपुर, लाइमस्टोन हो गया जयपुर। अब आते हैं हम लोग राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण न्यास। ये कहाँ पर है? जयपुर में बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट ये गैर लाभकारी निकाय है और खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सहायता देता है। और प्रत्येक जिले में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है इस हेतु अधिसूचना 2016 में घोषित की गई थी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग और एमसेंड नीति के बारे में पढ़ लेते हैं। एमसेंड नीति है ये आई थी आपकी 26 जनवरी के एक दिन पहले, मतलब 25 जनवरी को। कब? 2021 में। वैसे एमसेंड नीति 2020 बोला जाता है क्योंकि तब आई थी ये, लेकिन लागू कब हुई थी? 25 जनवरी 2021 को। एमसेंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया गया है और राज्य के निर्माण कार्य जो है उसमें न्यूनतम 25% एमसेंड अनिवार्य कर दिया गया है और 50% तक इसको बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। अगला आता है हम लोग तेल एवं प्राकृतिक गैस पे बात कर लेते हैं। तो तेल और प्राकृतिक गैस में देखिए अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तीसरा उपभोक्ता है भारत, किसके बाद? अमेरिका और
चीन के बाद। और विश्व का लगभग 5% कच्चा तेल, विश्व का 5% कच्चा तेल हमारे यहाँ पे खपत हो जाता है। और भारत जो है अपने जो घरेलू उपभोग है उसका केवल 16% कच्चा तेल ही उत्पादित करता है। देखिए, हम सिर्फ 16% हम लोग कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं, बाकी 84% हम लोग आयात करते हैं। और राजस्थान जो है भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 20% उत्पादित करता है, जो बॉम्बे हाई के बाद दूसरा सर्वाधिक है। राजस्थान में जो हमारे यहाँ पे टोटल कितना है, 30 मिलियन मैट्रिक टन है, उसमें से 20% राजस्थान में 6 मिलियन मैट्रिक टन, और सर्वाधिक जो है बॉम्बे हाई एक जगह है वहां पे, तो दूसरे नंबर पे है राजस्थान हमारे यहाँ पे तेल के उत्पादन में। कितना होता है राजस्थान में, 20%, मतलब 6 मिलियन मैट्रिक टन। और पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वो 4 भागों में बांटे गए हमारे यहाँ पे। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जिसमें 14 जिले आते हैं। 14 जिले, आप अब नए जिले बन गए हैं तो एक बार इसको अपडेट कर सकते हो, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो वो आर्थिक सर्वे के अनुसार पूछा जाएगा, तो आप 14 ही करना वहां पे। अब देख लो 4 भाग कौन कौन से। एक तो हो जाएगा आपका बाड़मेर सांचौर या बाड़मेर जालोर जिला, एक हो जाएगा आपका जैसलमेर बेसिन, एक हो जाएगा आपका बीकानेर नागौर बेसिन। और बीकानेर नागौर बेसिन है, उसमें आपके कौन कौन से जिले पड़ जाएंगे, एक तो बीकानेर हो जाएगा, एक नागौर हो जाएगा, ऊपर वाले दोनों हो जाएंगे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, और चूरू जिले को भी इसमें शामिल किया गया है। तो बीकानेर नागौर बेसिन के बारे में अगर पूछा जाए तो आप ये 5 डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कर सकते हैं। एक है विंध्यन बेसिन, तो विंध्यन बेसिन में हाड़ौती के चारों आ जाएंगे, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, और इसके अलावा भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले का भी कुछ भाग इसमें शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान बाड़मेर व सांचौर बेसिन से, देखो ये आंकड़े हैं तो आप एक बार देख लेना इनको, मुझे नहीं लगता यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सीधे आते हैं राजस्थान रिफाइनरी परियोजना बाड़मेर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हो। वैसे अगर आपको लग रहा है कि पढ़ना चाहिए तो यहां से लेकर के यहां तक आप खुद से देख सकते हैं इसको। मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो मैं अभी इसको स्किप कर रहा हूं, आप पॉज करके देख लेना वीडियो को। फिर आगे चलते हैं। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना बाड़मेर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये शायद पूछा भी गया है एक बार आरएएस के अंदर। तो यह रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना है, इसका शुभारंभ हुआ था 16 जनवरी 2018 पचपदरा बाड़मेर में। कब शुरू हुई, 16 जनवरी 2018 को। कितनी क्षमता है इसकी, 9 मिलियन टन। इसमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का हिस्सा कितना है, 74%। राजस्थान सरकार का कितना है, 26%। और ऋण इक्विटी अनुपात कितना है इसमें, 2:1। और परियोजना की लागत कितनी है, 43,129 करोड़। और कौन से मानक पे काम करेगी, ये B6 मानक पे काम करेगी। और देश की ऐसी प्रथम योजना है, ये देश की ऐसी प्रथम योजना है जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है। इसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है। तो क्या बात ध्यान रखनी है आपको राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में कि एक तो 16 जनवरी 2018 को पचपदरा में स्टार्ट, 9 मिलियन टन क्षमता है इसकी, 26% इसमें आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और राजस्थान सरकार का हिस्सा है, और 2.1 ऋण इक्विटी अनुपात है, और 43129 करोड़ रुपए परियोजना की लागत है। BS6 मानक पे काम करेगा, और पहली ऐसी परियोजना है जो रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मिश्रण है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं श्रम के ऊपर। तो जो न्यूनतम मजदूरी है वो 1 जुलाई 2021 से चेंज कर दी गई है, पहले जो थी उसको। और अब जो है अकुशल श्रमिक की मजदूरी हो जाएगी 259, अगर अर्धकुशल है तो उसको 271, अगर कुशल है तो 283, और उच्च कुशल है तो 333। तो देखिए आप शुरू में 12 जोड़ सकते हैं, 259 आप याद रखना, उसके बाद में हो जाएगा अकुशल से अर्धकुशल को 12 जोड़ दीजिए, फिर अर्धकुशल से कुशल के लिए 12 जोड़ दीजिए, फिर कुशल से लेकर के उच्च कुशल तक आप सीधे 50 जोड़ दीजिए, तो आपकी मजदूरी निकल के आ जाएगी। फिर हम लोग बात करते हैं प्रसूति सहायता योजना। श्रमिकों के लिए ये योजनाएं चल रही है, प्रसूति सहायता योजना की अगर श्रमिक दंपति है, उसका अगर लड़के का जन्म हुआ है तो उसे 20,000 रुपए, और अगर लड़की का जन्म हुआ है तो उसे 21,000 रुपए प्रदान करेगी सरकार। तो इसमें देखिए आप प्रसूति के जन्म पर आपको 5 दिए जाएंगे, टीकाकरण पर 5,000, और जब 5 साल का हो जाएगा तो आपको 10,000 या 11,000, जैसे 5 साल का होता है और आप उसे प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश देते हो। उसके बाद अगर लड़की है तो उसको 11,000 रुपए, और लड़का है तो 10,000 रुपए। तो इस तरीके से आपको 20,000 और 21,000 रुपए दिए जाएंगे, प्रसूति सहायता योजना। फिर है सिलिकोसिस पीड़ित
तो हेतु भी 3 लाख रुपए, अगर उनकी मृत्यु होती है तो वो अगर वो पीड़ित होते हैं उससे, और अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए दिए जाएंगे श्रमिकों को, तो आप ध्यान रखना। अगला है शुभ शक्ति योजना। तो शुभ शक्ति योजना में क्या है कि पंजीकृत हितधारकों की, जो पंजीकृत है हितधारक है, उनकी वयस्क अविवाहित पुत्रियों को आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु 55,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, सशक्तिकरण हेतु 55,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, लेकिन पंजीकृत हितधारकों को ही मिलेगा। जब आपने अगर मूवी देखी हो संदीप, उसमें भी आपको पता है जब वो लड़की होती है, जब उसके पिताजी की करंट लगने से हालत खराब हो जाती है, तो उस टाइम पे वो लोग कंपनसेशन के लिए जाते हैं, जो श्रमिक बोर्ड से रिलेटेड जो संस्थान था उसमें। तो वहां जाकर के जब वो बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि आपके जो पापा थे वो पंजीकृत है या नहीं है, तो आपको पता होगा बाद में जब उनको पता चलता है कि उसके पापा का पंजीकरण हो रखा है वहां पे, तो वो लोग खुश होते हैं और उसके बाद उनको कंपनसेशन भी मिलता है लास्ट में, है ना। तो ये किसके लिए शुभ शक्ति योजना? केवल पंजीकृत हितधारकों की वयस्क अविवाहित पुत्रियों को आत्मनिर्भरता के द्वारा सशक्तिकरण हेतु 55,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का इसमें ये व्यवस्था की गई है। तो ध्यान रखना, शुभ शक्ति योजना श्रमिकों के लिए है। और अगला आता है निर्माण श्रमिकों की, अगर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ये भाग लेते हैं तो भाग लेने पर इनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, अगर कांस्य पदक जीतते हैं तो इनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और रजत पदक जीतते हैं तो इनको 8 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर स्वर्ण जीतते हैं तो इनको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आप देखिए 3-3 लाख रुपए ऐड होते जा रहे हैं। भाग लेने पर 2 लाख, कांस्य जीता तो 5 लाख, रजत जीता तो 8 लाख, और स्वर्ण जीत लिया तो 11 लाख। 3-3 लाख रुपए आप ऐड करते जाइए। अगला है ई श्रम पोर्टल, 26 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया है, और 16 से 59 वर्ष के मध्य का है ये। आगे बढ़ते हैं, रोजगार विभाग की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए एक योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो कब आई थी ये? 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई है। पुरुषों को इसमें 4,000 रुपए, महिला, ट्रांसजेंडर, विशेष योग्यजन को 4500 रुपये प्रति माह, अधिकतम 2 वर्ष तक, और न्यूनतम 3 माह का इसमें जो है कौशल प्रशिक्षण, और प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप भी अनिवार्य की गई है। तो कब चली थी ये? 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। अगर पुरुष है तो उसको 4,000 रुपए दिए जाएंगे, महिला है, ट्रांसजेंडर है या विशेष योग्यजन है तो उसको 4500 रुपए प्रति माह दे दिए जाएंगे, और कितने साल तक? 2 साल तक मिलेगा ये, और न्यूनतम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण एवं प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप इसमें अनिवार्य है। अगली बात करते हैं मॉडल करियर सेंटर्स की। तो 16 बनाए गए हैं, ये 16 सेंटर है। अगला है राज कौशल पोर्टल, 5 जून 2020, 5 जून पर्यावरण दिवस है, उस दिन राज कौशल पोर्टल बनाया था, 2020 को शुरू हुआ, और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना है। इसका जो मकसद है, प्रवासी जो श्रमिक है उनको रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम। तो मिशन ऑन लाइवलीहुड चलाया है। तो इसमें क्या होगा कि गरीब लोगों के लिए आजीविका को बढ़ावा देना है, और आजीविका पर मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। ये बहुत बड़ी बात है। आगे देख लेते हैं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो एक हो जाएगा आपका ये रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। तो बेरोजगार युवाओं को क्या किया जाएगा? इसमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, और रिक्रूट, ट्रेन और डिप्लॉय मॉडल को अपनाकर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा इसमें। तो रोजगार आधारित जन कौशल विकास कार्यक्रम। अगला हो जाएगा आपका स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, इसको सक्षम भी बोलते हैं। स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, स्वरोजगार आधारित कौशल शिक्षा महाअभियान, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके लिए है ये? युवाओं और महिलाओं के लिए है। उन्हें क्या किया जाएगा? तो उनको जो है सक्षम बना करके उन्हें स्वरोजगार के अवसरों से जोड़कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना। युवा और महिलाओं को क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा, और फिर उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे स्थानीय स्तर पर। अगला है समर्थ योजना। तो समर्थ योजना किन के लिए है? तो समर्थ योजना जो है, एक तो जो निर्धन और हाशिए पर है, भिक्षावृत्ति में लिप्त है, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग है, दलित है, आदिवासी है, नारी निकेतन है, बाल गृहों के निवासी है, कारागार बंदी है, उनको
रोजगार स्वरोजगार की संभावनाओं वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, जो कमजोर लोग हैं, पिछड़े तबके के लोग हैं, या फिर जो हाशिए पर है बिल्कुल, उनके लिए तो समर्थ योजना है, और सक्षम दो ही लोगों के लिए है, आपको पता होना चाहिए, युवा और महिलाओं के लिए। अगला है मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। तो मुख्यमंत्री युवा कौशल जो योजना है, ये कब शुरू हुई है? 7 नवंबर 2019 को। और इसका जो उद्देश्य है वो है कि शैक्षणिक महाविद्यालयों में कौशल विकास को एकीकृत करना, कॉलेज में छात्रों को सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित रोजगार प्रदान करना, प्रशिक्षण के बाद में मजदूरी या स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाना। सॉफ्ट स्किल और कौशल आधारित किसको? जो कॉलेज के लड़के हैं उनको, ठीक है। और इसमें जो बातें ध्यान रखने वाली है वो ये है कि ये योजना जो है RSLDC और कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, और इसमें 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं विद्यार्थियों के लिए। तो मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना कब शुरू हुई, ये ध्यान रखना है। कौन चला रहा है? RSLDC के साथ में कॉलेज शिक्षा विभाग भी चला रहा है इसको, युवा कौशल योजना जो है इसको, और 45 विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी इसमें तैयार किए गए हैं। अगला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो ये जो है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको चला रहा है। और जो भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र है उसको 16 अगस्त 2014 को उदयपुर में केंद्र बनाया गया है। ये 16 अगस्त 2014 को उदयपुर में किया गया, और लाइफ मनरेगा को भी इसी योजना में समाहित किया गया है। लाइफ मनरेगा को भी इसी योजना में समाहित किया गया है। अगला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। भारत सरकार ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 भी लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो जाएगी आपकी, कौशल विभाग विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय चला रहा है। संकल्प हो जाएगा। संकल्प में क्या है? संकल्प कौन चला रहा है? वही कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। और राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। संस्थागत तंत्र को मजबूत करना है संकल्प का मतलब, संकल्प का जो उद्देश्य है वो। और संकल्प योजना के अंतर्गत और क्या किया जा रहा है? कौशल विकास तो है ही, और कौशल विकास कार्यक्रम है उसमें महिलाओं, SC, ST, दिव्यांग, प्रतिभागी व समाज के अन्य वंचित समूहों की भागीदारी में भी वृद्धि होगी। तो मेन तो यही है, जो संस्थागत तंत्र है उसको बढ़ाएगा ये जो संकल्प है। तो संकल्प ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ध्यान रखना है, सक्षम ध्यान रखना है, समर्थ ध्यान रखना है। प्रवासन सहायता केंद्र भी बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ही घटक है ये। प्रवासन सहायता केंद्र बनाया जा रहा है। प्रवासन सहायता केंद्र में क्या है कि अगर कोई, जैसे हमारे यहाँ पे जो प्रशिक्षित युवा है उनको गृहनगर से बाहर अगर रहने की नौबत आए तो वहां पर वो लोग 90 दिनों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा की भी व्यवस्था इसमें की गई है। अगला है भिक्षुक अभिविन्यास एवं पुनर्वास कार्यक्रम। तो ये RSLDC पुलिस आयुक्तालय जयपुर के साथ मिलकर के ये योजना चला रही है, और इसमें जो भिक्षुक है उनके पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। और एक है IM शक्ति, तो इंदिरा महिला शक्ति इसका फुल नेम है। तो ये जो है कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम RSLDC और आयुक्त महिला अधिकारिता निदेशालय ने मिलकर के चलाया है 2020-21 में। और इस योजना का उद्देश्य जो महिलाओं और बालिकाओं में कौशल विकास करना है। हो जाएगा, इजी है। अगला आपका आता है वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप। तो ये क्या है? हर 2 साल में एक बार होती है, और कार्यस्थल पर कौशल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और चार्मी सेन फिनलैंड की और जे किशन सुधार स्विट्जरलैंड की थी, इन्होंने इसमें भाग लिया था। और एक और है इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता। ये राजस्थान ने इसमें 1 स्वर्ण जीता है, 3 कांस्य जीते हैं, और 5 अन्य क्षेत्रों में भी पुरस्कारों की बात की गई है, वो यहाँ नहीं दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का जो है कंप्लीट होता है 4th चैप्टर। तो आगे भी हम इसी तरीके से बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें समझाने की चीज़ें बहुत कम रह जाती है, आपको ज़्यादातर चीज़ें इसमें रटनी है और याद करनी है उसको। जहाँ समझाने की बात होती है मैं रुक के समझा भी देता हूँ आपको, लेकिन एक बार आप मेरे साथ देख लोगे इसको तो मुझे लगता है आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये,
क्योंकि जो पढ़ाने का मेरा तरीका है वो काफ़ी अलग है और बहुत ही जल्दी मैं आपको क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ इसका, तो आप लोगों को फटाफट सारी चीज़ें याद हो जाएगी और मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल भी होगा आपके लिए। बस आप सारे वीडियोस देखिए, इतना मुझे लग रहा है कि अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए तो इकोनॉमिक सर्वे से जो क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक सर्वे से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, वो मुझे नहीं लगता आपको उनमें कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो धन्यवाद।